Hi, welcome to SKM इंस्टीट्यूट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम BHIC 101 भारत का इतिहास टीच मिनट ऐप पर इग्नू स्टूडेंट्स का बैच चल रहा है। उसी क्लासेस का रिकॉर्डेड सेशंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। SKM इंस्टीट्यूट प्राइवेट क्लासेस, इसी इंस्टीट्यूट में मैं पिछले 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। समय की मांग को देखते हुए मैं अपनी क्लासेस और कोर्सेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर रहा हूँ। इसका एक कारण यह भी है क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन काफ़ी सस्ता है। इसके अलावा काफ़ी इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को प्रोवाइड किया जा सकता है उन स्टूडेंट्स को जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस क्या है। उनके लिए ये मैंने कुछ पिक्चर्स कलेक्ट किए हैं। ये डीएम सर हैं, ये डीएम मैडम और आईपीएस ऑफिसर्स। मैं जिन परीक्षाओं की तैयारी कराता हूँ उन परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के बाद इस लेवल तक के पद प्राप्त होंगे। मुख्य रूप से आर्ट्स के विषयों पर ही आधारित है। आप आर्ट्स के विषयों पर अच्छी पकड़ बना करके इन परीक्षाओं को क्रैक कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपके 40% है, 50% है, या 10th में, 11th में, 12th में कम मार्क्स आए हैं, हिंदी मीडियम से हैं या सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, ये कोई भी आपका बैकग्राउंड इसमें मैटर नहीं करता है। केवल 100 रुपये का फॉर्म आता है, उसे भर करके आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। इस परीक्षा के लिए मैंने एक फ्री सेल्फ स्टडी और मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अलावा मेरे 3 पेड कोर्सेस हैं। मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मेरा एक ऑफ़र है लर्निंग एंड अर्निंग का। यदि आप किसी स्टूडेंट का एडमिशन कराते हैं तो आपको रेफरल अमाउंट दिया जाएगा। आईएएस एकलव्य बैच, तो ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। इसके अलावा आईएएस फाउंडेशन कोर्स है। ये एडवांस कोर्स है, 1 ईयर प्रोग्राम है और ये मैक्सिमम फ़ी है 2 ईयर्स का और ये 1 ईयर का। ये मैक्सिमम अमाउंट है जो रेफरल अमाउंट स्टूडेंट को प्राप्त होगा अगर किसी स्टूडेंट का वे एडमिशन कराते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप ये जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम है BHIC 101 भारत का इतिहास, इसकी एक इकाई 1 को कंप्लीट किया जा चुका है। ये इकाई 2 है, प्रागैतिहासिक काल। और इसमें हमें क्या क्या जानना है, क्या पढ़ना है। सबसे पहले परिभाषा को डिस्कस करेंगे, फिर प्राक इतिहास किसे कहते हैं, इसका जन्म किस तरह से हुआ, किस तरह से हमें पता चला इसके बारे में, भारत की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर भारतीय पुरापाषाण काल और पुरापाषाण काल के पुरातात्विक साक्ष्य, और फिर भारत में निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृतियाँ, उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृतियाँ, फिर उसके बाद मध्य पाषाण कालीन संस्कृतियाँ। एक काफ़ी कंफ्यूज मत होइएगा, एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें ये जो है सभी अलग अलग काल हैं, इसको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। सब चीज़ क्लियर और क्रिस्टल हो जाएगा बहुत ही सिंपल वे में, और कम समय में मैं इसे पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो टीच मिनट की क्लास है, इसे ये लगभग 1 घंटे का चलेगा, लेकिन यूट्यूब पर इसे छोटे छोटे पार्ट्स में अपलोड कर दिया जाएगा। तो मैं एक सेशन लूँगा, ये सेशन 15-20 मिनट का होगा। इसमें किस तरह से शॉर्ट्स नोट्स बनाया जाता है ताकि आप लोग जो है 1 या 2 पेज में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दें अपने नोट्स के अंदर। इस चैप्टर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राक इतिहास के जन्म के बारे में जो जानकारी है वो हमें इसका नॉलेज मिलेगा। फिर पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण कालीन संस्कृतियों किस तरह से परिभाषित किया जाता है, और जो उपकरण है उनका वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है, कौन से पुरातात्विक साक्ष्य हैं उसके आधार पर। जो पुरातात्विक स्थल है जहाँ से हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन स्थलों के स्थानीय और क्षेत्रीय संरचना के बारे में जानना। प्रागैतिहासिक आदि मानवों खानाबदोशों के अध्ययन के विभिन्न तरीके, और भारतीय पुरापाषाण एवं मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। इन सब चीज़ों की हमें नॉलेज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मिलेगा। प्रस्तावना। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वानर थे, लेकिन उनसे आदि मानवों की और फिर आदि मानव से इंसानों में जो बनने की कहानी है वो लगभग 25 लाख वर्षों की यात्रा है। ठीक है।
कुछ जैविक संरचना में बदलाव आए, जैसे कि दो पैरों पे आदि मानव जो है दो पैरों पे चलने लगे। जब वो दो पैरों पे चलने लगे तो उनके दो हाथ खाली हो गए। जब दो हाथ खाली हो गए तो उन्होंने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू किया। जब हाथों से अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने शुरू किए प्रकृति के साथ, लकड़ी को पकड़ना, पत्थर को पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ के तोड़ना, काटना, चीरना, इस तरह से। तो इस तरह से दिमाग भी काम करने लगा। जब दिमाग काम करने लगा तो कल कई लाखों वर्षों में जो विकास होते गए तो उसमें मस्तिष्क का भी विकास होता चला गया। तो इन्हीं चरणों की कहानी है। जैसे आदि मानवों ने जब पत्थरों का इस्तेमाल करने लगे तो पाषाण युग कहलाता है। जब उन्होंने कांसे का इस्तेमाल करना शुरू किया तो कांस्य युग हो गया। जब लोहे का इस्तेमाल करना शुरू किया तो टेक्नोलॉजी के आधार पर जो तकनीकी थी उसके आधार पर उसे लौह युग बोला जाने लगा। ठीक है। तो जैसे जैसे हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और हिस्ट्री को डेवलप किया गया है, उसी चीज़ों को हमें इसमें पढ़ना है। तो आइए जानते हैं परिभाषा के दृष्टि से प्राच्य इतिहास किसे कहते हैं। प्राच्य इतिहास पुरातत्व की वह शाखा जो मानव इतिहास के प्रारंभिक चरण यानी कि जो शुरुआती चरण है उसके अध्ययन स्टडी से संबंधित है, उसे प्राच्य इतिहास कहा जाता है। अगर सिंपल दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में कहा जाए तो लेखन प्रणाली के आविष्कार से पहले मानव समाजों की उत्पत्ति और वृद्धि से संबंधित इतिहास है, उसे प्राच्य इतिहास कहा जाता है। ठीक है। तो सिंपली तौर पर अगर हम बोले तो जो लिखित प्रणाली का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी कि अभी लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, इंसान लिख नहीं पा रहे थे, उससे पहले का जो इतिहास हमारे पास है, जो हमें प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राच्य इतिहास बोलते हैं। इसके बाद आता है आद्य इतिहास। तो अभी जो हमारे पास लिखित इतिहास है, जो भी साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, और प्राच्य इतिहास, इसके बीच का जो संक्रमण काल है उसे आद्य इतिहास कहा जाता है। यही आद्य इतिहास जो है, इस आद्य इतिहास का काल सिंधु घाटी में इसी चरण के दौरान की योजना है। आपको पता है कि सिंधु घाटी का जो हड़प्पा संस्कृति है उसकी लिपि को अभी पढ़ा नहीं जा सका है। इस आद्य इतिहास की विशेषता यह है कि इसमें ग्राम्य जीवन हुआ करते थे, लोग जो हैं पशुपालन करते थे और खेती भी करते थे। लेकिन इससे पहले, जब कृषि जीवन से पहले आदि मानव के रूप में या खानाबदोश के रूप में जो मानव थे वह शिकार करते थे और चीज़ों को संग्रहण किया करते थे, तो उनकी जो ये जीवन यापन की जो ये तरीके थे, इसकी एक लंबी अवधि है। यही जो है प्राच्य इतिहास का विषय वस्तु है। तो अगर मानव अतीत के इतिहास को देखा जाए तो 3 चरणों में इसे विभाजित किया गया है, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। और ये जो युग हैं ये केवल तकनीकी विकास से संबंधित नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक है। इससे हमें पता चलता है कि उस समय में अर्थव्यवस्था क्या थी, भोजन प्राप्त करने के तरीके क्या हुआ करते थे, सामाजिक संगठन किस प्रकार का था। ठीक है। और जैसे कि कोई कमज़ोर है या कोई बीमार है, उसकी देखभाल के लिए, ये कोई मर गया, उसकी अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाता था। ठीक है। और कला एवं जीवन से जुड़े और भी पहलुओं के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगर हम पाषाण युग की बात करें तो पाषाण युग को भी 3 कालों में विभाजित किया जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है। इसमें भी जो ये पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें पहला आ जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा आ गया मध्य पूरा पाषाण काल। अब देखिए यहाँ पे मध्य पाषाण काल पहले से है, इसमें एक और आएगा मध्य पूरा पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है इसका भी एक मध्य होगा। ठीक है। और फिर आएगा उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, एक पूरा पाषाण काल में भी 3 उसमें टाइम फ्रेम दिया गया है, और उसके बाद मध्य पाषाण काल है। ठीक है। फिर उसके बाद नवपाषाण काल है। प्राच्य इतिहास का जन्म ये इस सेंस में है कि हमारे सामने एकदम से इसकी जानकारी उभर करके आई। ठीक है। तो 1859 में, 1859 की ये बात है, यूरोप के लंदन रॉयल सोसाइटी के सामने कुछ जीवाश्म औजार प्राप्त हुए। ये प्राचीन पत्थर के यानी कि हड्डियों से बने हुए थे। कुछ ऐसे विलुप्त जंगली मवेशियों और बड़े स्तनधारियों की हड्डियों से बने प्राचीन पत्थर के औजार
के जीवाश्मों की पुष्टि हुई। तो इससे हमें यह पता चला कि हथियार तो केवल इंसान ही बनाते हैं। इंसान जैसे लोग भी रहे होंगे काफ़ी लाखों साल पहले, तभी तो ये हड्डी के और ये पत्थर के जो हथियार बनाए गए हैं। जानवर तो बनाते नहीं हैं हथियार। तो यह पता चला कि यूरोप में भौगोलिक परिदृश्य के अपने वर्तमान स्वरूप को ग्रहण करने से पहले, यानी कि जो भी यूरोप में अब जो उस समय तक जो भी चीज़ें उस समय दिख रही थी, उससे पहले यानी कि बहुत काफ़ी पहले मनुष्य भी रहते थे। ठीक है। और यह लंबे मानव इतिहास की शेषावस्था का काल था, यानी कि ये शायद उस समय मतलब अनुमान लगाया गया कि ये शायद जो इंसान है, जो आज के रूप में इंसान है, ठीक है, उसके यह चाइल्डहुड रहा होगा। अगर सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो 1859 में हमें हड्डियों के औजार प्राप्त हुए, अवशेष, ठीक है, जीवाश्म। तो उस जीवाश्म के जो औजार था, जो हड्डी का औजार था, जिसे जीवाश्म कहा गया है, तो इससे अनुमान लगा कि जो औजार जो है वह इंसान जैसे किसी प्राणी ने ही बनाया होगा। तो यानी कि हम जो इंसान हैं, हमारे जो हिस्ट्री है वो लाखों वर्ष पुरानी होगी। तो इस तरह से, क्योंकि जो अवशेष, जो जीवाश्म होता है, जीवाश्म बनने में अगर किसी जो जीव का अवशेष है, चाहे वो जानवर हो गया या पेड़ पौधे हो गए, उस अवशेष का जीवाश्म बनने में लाखों साल लग जाता है। ठीक है। तो इसलिए इतिहासकारों ने यह कहा कि ये तो मतलब जो इतिहास है मनुष्यों का, तो वह लाखों वर्ष पुराना है। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, बल्कि जो अनडिवाइडेड भारत था, प्राचीन समय का भारत, उसकी बात हो रही है। ठीक है। यानी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप जो भौगोलिक विशेषता है, जो भौगोलिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप है, उसकी बात हो रही है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की क्या विशेषताएं हैं? इसकी एक जो विशेषता है वह यह है कि यह अपने आप में एक विशाल विविधता लिए हुए है। यहाँ पे आपको 12 मास नदियों में पानी मिलेगा, झरने मिलेंगे, पर्वत पहाड़ मिलेंगे, अलग अलग वनस्पतियाँ मिलेंगी। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में इतनी भौगोलिक विशेषताएं हैं, अलग अलग विविधताएं हैं कि जो यहाँ के आदि मानव थे, उन्हें जीवन निर्वाह के लिए जो शिकार वगैरह और चीज़ों को संग्रहण करने में किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होती थी। मतलब उनको उपलब्ध हो जाते थे, इतने संसाधन थे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि जो अरब है वहाँ पे केवल रेगिस्तान ही रेगिस्तान, रेत ही रेत हुआ करते थे। तो वहाँ पे कोई क्या बचेगा, कोई क्या आदि मानव किस कष्ट में से गुजर रहा होगा। इसके विपरीत जो भारतीय उपमहाद्वीप है, तो यहाँ पे अलग अलग मौसम है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस नहीं है, मतलब कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी, ऐसे -डिग्री। अगर पर्वत पहाड़ को छोड़ दिया जाए, हिमालय को, आदि मानव को क्या चाहिए? वो शाकाहारी भी था, मांसाहारी भी था, और वो शिकार करता था, चीज़ों को संग्रहण करता था। तो इस तरह से वो अपना जीवन पर्याय करता था, जीवन यापन करता था। उन्हें कोई दिक्कत यहाँ पे होती नहीं थी। इसीलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि समुचित हिमालय प्रदेश एवं सिंधु गंगा के जलोढ़ भूभाग को छोड़कर पाषाण युगीन मानव समूह पूरे भारतीय भूभाग पर फैल गए। यानी कि शुरुआत में तो यहाँ पर थे, लेकिन वो धीरे धीरे पूरे भारतीय भूभाग पर फैल गए, क्योंकि सभी जगह पे जो है एक नदी तंत्र है ही। तो यहाँ पर अलग अलग विविधताएं इतनी है कि उन्हें दूर दूर तक, सुदूर दक्षिण में भी बसने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। That's it for today. Thank you very much.